तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी क्राइम तक की फैमिली अच्छी होगी। कोरोना का एक तरफ अभी भी हालात वैसे ही हैं, एहतियात बरतने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे यहाँ जिस तरीके से इंतज़ाम किए गए हैं उससे बहुत ज़्यादा पैनिक होने की भी ज़रूरत नहीं है। सब कुछ अभी तक तो कंट्रोल में है मामला। लेकिन एक बार फिर वही अपील करूँगा कि आप लोग भी अपना ख्याल रखें। दूसरी तरफ इस कोरोना के कहर के बीच में जो बड़ी खबर है वो आप सभी जानते हैं, निर्भया के गुनहगारों की फांसी। और करीब करीब मैं बात करूं तो लगभग 32.5 घंटे, 32 आवर्स एंड 30 मिनट्स, 32.5 घंटे के करीब बचे हुए हैं फांसी के वक्त में। 20 मार्च की सुबह 5:30 बजे फांसी होगी, तो लगभग 32 से 32.5 घंटे मुकेश, पवन, अक्षय और विनय की ज़िंदगी के बचे हुए हैं। अगर मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस बीच में कोई कानूनी अड़चन ना आ जाए। हालांकि उम्मीद इस बार कम नज़र आती है और लगता है कि 32.5 घंटे के बाद शायद निर्भया को इंसाफ मिल जाए। तो ये 32.5 घंटे बड़े अहम हैं। आखिरी कोशिश जो है इस फांसी को टलवाने की या टालने के लिए, 2 केस हैं कल कोर्ट में। एक सुप्रीम कोर्ट में है और एक हाई कोर्ट में है। मतलब निचली अदालत में कल कोई मामला नहीं है, 2 मामले हैं, एक हाई कोर्ट और एक सुप्रीम कोर्ट। ये दोनों मामले ऐसे हैं कि एक अक्षय ने दाखिल कर रखा है सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटिशन, जो पहले उसका खारिज हो चुका ऑलरेडी, कि वो दोबारा डालने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि वो क्यूरेटिव अगर एक्सेप्ट होता है तो वो मर्सी के लिए भी जा सकता है। तो कल उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तारीख तय की है, क्योंकि कल के बाद मौका भी नहीं है। तो अक्षय की इस क्यूरेटिव पिटिशन दोबारा दाखिल करने के ऊपर जो सुनवाई है वो होगी कल, ये सुप्रीम कोर्ट में है। दूसरी इसी अक्षय की एक और पिटिशन पे हाई कोर्ट में सुनवाई है, बल्कि अक्षय ही नहीं, इसमें बाकी भी शामिल है, लेकिन चूंकि एक पे जो असर होगा वही बाकी क्रिमिनल पे होगा। वो ये है कि निचली अदालत के डेथ वारंट या ब्लैक वारंट जो जारी किया था कोर्ट ने, जिसपे 20 मार्च की फांसी की सज़ा दी है, उस डेथ वारंट को कैंसिल करने, स्थगित करने के लिए निर्भया के गुनहगारों के वकील पहले लोअर कोर्ट में गए थे। लोअर कोर्ट ने उनको हड़का दिया और कहा कि आप तमाशा ना बनाएं, ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है, तो इसलिए अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते और आप बार बार इस तरीके से अदालत का वक्त बर्बाद ना करें। तो लोअर कोर्ट की तरफ से ये कहने के बाद जो गुनहगार के वकील हैं वो हाई कोर्ट पहुंच गए और उन्होंने कहा है कि इस डेथ वारंट को कैंसिल किया जाए, स्थगित किया जाए, क्योंकि अभी कुछ केसेस पड़े हुए इधर उधर अलग अलग अदालतों में। हालांकि ऐसा एक भी केस वैसे उस लेवल पे नहीं है जिससे फांसी टाला जा सके, लेकिन फिर भी कोशिश जारी है। एक तीसरा आपको कल बताया ही था कि अक्षय की वाइफ ने ही डिवोर्स का मामला दाखिल कर रखा है, लेकिन वो बिहार की कोर्ट में दाखिल कर रखा है। लेकिन वो सिविल मैटर है, क्रिमिनल मैटर है नहीं, इसलिए उसका इस केस से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। हाँ, 2 अहम केस हैं कल सुप्रीम कोर्ट में। एक क्यूरेटिव पिटिशन दोबारा डालने की इजाज़त मांगी है और दूसरा डेथ वारंट कैंसिल करने के लिए हाई कोर्ट में गए। दोनों का फैसला कल आ जाएगा और इन दोनों केसेस को जहाँ तक कानून के जानकार हैं उनका मानना है कि इसमें दम नहीं है, इसलिए इसे कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन इन दोनों केसेस को अगर कोर्ट रिजेक्ट कर देती है तो क्या निर्भया के गुनहगार फिर से कोर्ट में कोई नया पैंतरा लेकर जाएंगे, ये भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन कानूनी अधिकार, जो लीगल राइट्स, लीगल रेमेडीज़ हैं, उनको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि 20 मार्च सुबह 5:30 बजे जो डेथ वारंट पे टाइम है, जो वक्त है, जो दिन है, उस हिसाब से उस पर तामील होगा और इन चारों को फांसी होगी। कल का अपडेट कल कोर्ट का, लेकिन अब जेल के अंदर की खबर आपको, और फांसी के लिए क्या तैयारी की गई है, कैसे होगा, ये चारों किस हाल में हैं, कहाँ हैं, अब मैं कोशिश करता हूँ आपको डिटेल में ये बताने की। आज यानी 18 मार्च को सुबह ही मुकेश, पवन, अक्षय और विनय, इन चारों को डेथ सेल में शिफ्ट कर दिया गया। अभी तक ये सेल में थे, अलग अलग रखा गया था, क्योंकि जब से डेथ वारंट इनका इतनी बार, ये चौथी बार है, तो पहले से ही मालूम है कि फांसी होगी, तो ये बाकी कैदियों को नुकसान तकलीफ ना पहुंचाए, तो इनको अलग सेल में रखा गया था। लेकिन वो डेथ सेल नहीं था। डेथ सेल एक तरह से काल कोठरी है, और वो फांसी घर या फांसी कोठी, तिहाड़ में जो फांसी को, उसको फांसी कोठी कहते हैं, उसके करीब है। कुल 16 डेथ सेल हैं तिहाड़ जेल के, 3 नंबर जेल में, और इसी 3 नंबर जेल में फांसी कोठी है जहाँ फांसी दी जाती है। तो फांसी कोठी से बहुत ही करीब 16 सेल हैं, उनमें से जो 4 अलग अलग सेल में, इन चारों को अलग अलग रखा गया, एक साथ डेथ सेल में नहीं रखा गया। चारों की 24 घंटे निगरानी हो रही है।
और इनके डेथ सेल से फांसी की कोठी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। मतलब जब इनको सुबह निकाल कर ले जाया जाएगा तो मुश्किल से डेथ सेल से फांसी की कोठी तक पहुंचने में इनको 1 से 1.5 मिनट का वक्त लगेगा, जो दूरी है और जिसमें इनको रखा गया। तो आज सुबह इनको डेथ सेल में रखा गया है। आज की रात इनकी वहीं कटेगी, कल की रात जो इनकी ज़िंदगी की शायद आखिरी रात हो वो भी वहीं कटेगी। तो पहली चीज़ ये हुई कि आज डेथ सेल में इनको शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टर वहाँ पहुँचे, इनसे लगातार बातचीत हो रही है। जो साइकेट्रिस्ट और मनोवैज्ञानिक हैं वो इनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं, इनको समझाने की, इनको नॉर्मल रखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन चारों नॉर्मल नहीं है, चारों पहली बार बुरी तरह घबराए हुए हैं। और डेथ सेल में जाने के बाद चौथी बार अब उन्हें भी इस बात की उम्मीद कम नज़र आती है कि AP सिंह या जो दूसरे वकील हैं इनके, वो शायद इस बार उन्हें बचा पाए। हालांकि ये खबर ये भी है कि वो लगातार दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि कोई चमत्कार हो जाए, फिर से तारीख टल जाए। इस बात की उम्मीद कम है। तो इस बार डेथ सेल में जाने के बाद उन सभी के हाव भाव बदले हुए हैं, घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। भूख प्यास नींद सब गायब है और चारों डेथ सेल में हैं। और उसी डेथ सेल के करीब जो फांसी कोठी है वहाँ पे बाकायदा ट्रायल भी चल रहा है। आज रात भी एक ट्रायल है, कल भी एक ट्रायल और होगा। और ये ट्रायल इन चारों के वेट और उसके हिसाब से हो रहा है। जो मुझे खबर मिली है वो ये है कि इन चारों के लिए जो फांसी का फंदा तैयार किया गया और जो रस्सी की लंबाई है वो 8 फीट रखी गई है। 8 फीट लंबी रस्सी, और इन चारों के लिए ही 8 फीट की रखी गई है। 2 तरह की के रस्सियाँ तैयार होती हैं फांसी के फंदे के लिए, एक 8 फीट लंबी होती है, एक 6 फीट लंबी होती है। जिनका वज़न कम होता है और उनके लिए थोड़ी सी लंबी रस्सी रखी जाती है, जिनका वज़न ज़्यादा होता है उनके लिए छोटी रस्सी रखी जाती है। तो जो इन चारों के बारे में खबर है, जो इनकी लगातार मेडिकल जांच हो रही है, इनके गर्दन की नाप ली गई है, इनके वेट लिए गए हैं कदकाठी के हिसाब से, साइज़, इन चारों का जो वज़न है वो 90 किलो से बहुत कम है। मतलब इनमें से कुछ 1-2 शायद है जिसका 80 के आसपास है, बाकी सब 70 के आसपास है। तो उस हिसाब से इन चारों के लिए ही एक ही साइज़ की रस्सी तैयार की गई है और वो 8 फीट लंबी है। अगर 90 किलो से ज़्यादा इनका वज़न होता तो फिर 6 फीट की रस्सी होती, क्योंकि जब लीवर खिंचता और तख्ता हटता है तो आप नीचे जाते हैं, लेकिन नीचे एक झटके में नहीं जाते हैं। जो फंदा तैयार होता है उस फंदे में 3 गांठ होती है, तो एक एक करके जैसे ही वो लीवर खिंचता है तो जब झटका लगता है तो पहला फंदा, इस तरीके से वो फंदा बनाया जाता है, इसलिए उसमें बड़ा आर्ट होता है कि वो पहला फंदा खुले गांठ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, एक झटके में तीनों ना खुले। उससे कई बार ये होता है कि मिस हैपनिंग हो सकती है। तो जब वज़न ज़्यादा होता है उसमें ज़्यादा रिस्क होता है। तो ये हो सकता है कि तीनों गांठ एक साथ खुल जाए, कहीं गला अलग ना हो जाए, गर्दन कट ना जाए। कई बार ऐसे जब इराक में जब फांसी हुई थी तो उसमें ऐसे केस हुए थे कि फंदे के साथ ही गर्दन लटक गया, बाकी धड़ नीचे गिर गया। तो इस बात का यहाँ ख्याल रखा जाता है। तो इन तीनों के लिए 8 फीट की रस्सी तैयार की गई है। मनीला रोप ये ख़ास रस्सी है, आम रस्सी नहीं जो हम लोग यूज़ करते हैं या बाकी हम लोग देखते हैं। इस रस्सी का काम ही ज़्यादातर सिर्फ फांसी के फंदे के लिए है। अब बड़ी मुश्किल से तैयार होती है और हिंदुस्तान में ये रस्सी सिर्फ एक ही जगह बनती है। इस फांसी का जो फंदा हम कहते हैं वो बिहार का एक बक्सर जेल है, ये मुग़ल सराय के पास लगता है ये जगह, और बिहार और यूपी के बॉर्डर पे ही है। तो उस बक्सर जेल में मनीला रोप तैयार होती है। और इस मनीला रोप की खासियत ये है कि फांसी देने के लिए इसको आइडियल रस्सी मानी जाती है। तो उसको, उस रस्सी को लेने के बाद बड़ी कारीगरी से उसको बनाया जाता है और उसी बक्सर जेल के अंदर इसको बनाया जाता है। और उसमें बड़ी प्रिपरेशन होती है, तैयारी होती है। उसको अलग अलग चीज़ों के साथ घिसा जाता है, उसको चिकना किया जाता है, उसको नुकीला ना रहे इस बात का ख्याल रखा जाता है। तो बक्सर जेल से ये मनीला रोप तैयार होकर आया। और ये भी आपको बता दूं कि ये रस्सी करीब 3 महीने पहले से तिहाड़ में है। शायद दिसंबर में ये रस्सी आ गई थी, क्योंकि तिहाड़ जेल को ये सुबकाहट मिली थी कि अब कभी भी फांसी की तारीख आ सकती है। तो रस्सी और फांसी के फंदे की वजह से फांसी टल ना जाए, ये बड़ा काम होता है, क्योंकि जेल प्रशासन को जवाब देना पड़ता फिर। तो दिसंबर में ही ये रस्सी आ गई थी। उसके बाद 3 डेथ वारंट टला, लेकिन ये रस्सी वहीं है। और
ये रस्सी जो है जेल नंबर 3 के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट जो है वो उनकी कस्टडी में है। बाकायदा इस फांसी के रस्सी की भी निगरानी होती है, इसको एक बक्से में ताले में अंदर करके रखा जाता है और इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है कि इस रस्सी तक कोई पहुंच ना पाए, इस रस्सी को कोई चुरा न ले या इस रस्सी के साथ कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए, क्योंकि फिर आप फांसी बिना फांसी के फंदे के दे नहीं सकते। तो इस रस्सी की भी निगरानी हो रही है, रस्सी को सुरक्षा में रखा गया है। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल जो है तिहाड़ जेल नंबर 3 के, ये उनकी कस्टडी में है इस वक्त। और ख़बर ये भी है कि इन चारों के लिए कुल 12 फंदे तैयार रखे गए हैं। आदमी 4 हैं लेकिन फांसी 4 हैं, फंदा एक ही होगा जो एक एक के गले में डलेगी, तो कायदे से 4 फंदे की ज़रूरत है, लेकिन इनके लिए 12 फंदे बाकायदा तैयार किए गए हैं। और वो 12 फंदे वो हैं जो इसलिए रखे गए हैं कि अगर एक ऐन वक्त पे धोखा दे जाए तो दूसरा फंदा, और दूसरा धोखा दे जाए तो तीसरा फंदा, रिस्क नहीं ले सकते, तो इसलिए 2 भी नहीं रखा कि क्या पता एक हो जाए फिर दूसरा भी हो जाए। बट 3 एक साथ धोखा दे जाए ऐसा हुआ नहीं आज तक इतिहास में, तो इसलिए 3-3 एक एक के लिए फांसी के फंदे को तैयार करके रखा गया। जो डमी ट्रायल होता है इनके वेट के हिसाब से, कदकाठी के हिसाब से, वो उसी फांसी के तख्ते पे, जिस फांसी के तख्ते पे इनको 20 मार्च की सुबह फांसी दी जानी है, उसी तख्ते पे डमी ट्रायल होता है। वैसी ऊपर रॉड है, उस रॉड के साथ उस रस्सी का एक सिरा बांधा जाता है और वैसे ही फंदे कसे जाते हैं, 3 गांठ लगाई जाती है। लेकिन आदमी की जगह पर वहाँ पे एक बोरी होती है जिसमें सैंड होता है, और उस बोरी के गर्दन पे ईंट वींट लगाकर फिर उसको उसमें फंदा कसा जाता है और फिर उस बोरी को ऊपर लटकाया जाता है, उसी तख्ते पे रखा जाता है और लीवर खींचा जाता है और बोरी उसी तरीके से नीचे जाती है, क्योंकि लीवर के खींचते ही जो तख्त है उसके दोनों पल्ले जो हैं वो नीचे की तरफ चले जाते हैं, वो खुल जाता है। तो बोरी नीचे की तरफ जाकर तो वो ये चेक करते हैं कि गांठ एक एक करके खुली, एक साथ खुली, रस्सी टूटी तो नहीं, बाकी कुछ ऐसा तो नहीं हुआ। तो इसका ट्रायल चल रहा है, लेकिन इस ट्रायल के लिए अलग से रस्सी है, यही मनीला रोप है, लेकिन वो 3 जो है उसको बाकायदा एक एक के हिस्से में जो है 12 फंदे, उसकी पूरी अच्छी तरीके से उसको जांच परखने के बाद, पवन जल्लाद भी जो पहुंचे उनको दिखाने के बाद, हालांकि पवन जल्लाद अब तीसरी बार उस फंदे को देख रहे हैं 12, उनसे भी सहमति ली गई, उसके बाद उसको डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल की कस्टडी में रख दिया गया है। डमी के लिए अलग से फंदे हैं बहुत सारे जिस पे डमी चल रहा है, अब तक पहले भी डमी हो चुका, इस बार भी अब डमी है, लेकिन इस बार फाइनल है। तो आज रात फिर डमी है और कल एक आखिरी डमी होगी रात को, और ये डमी होगी कल रात करीब, जो खबर है वो ये है कि 10 से 12 के बीच में रात को, इसी फांसी के तख्ते पर। तो रस्सी तैयार है, फंदे जो हैं वो 12 तैयार हैं, आदमी 4 हैं। अब इसके बाद जो इन लोगों के साथ बाकी की जो सारी चीज़ें हैं जेल के अंदर, वो सारी अब चीज़ें शुरू हो जाएंगी। जब अफजल गुरु को फांसी दी गई थी, जो मैंने आपको बताया कि 12 रस्सियां तैयार हैं, वो इसलिए थी कि अफजल गुरु के आखिरी दिन जब ट्रायल हो रहा था, अफजल गुरु को फांसी 9 फरवरी 2013 को दी गई थी, और 8 फरवरी की रात को जब ट्रायल हुआ तो पहले 2 ट्रायल में रस्सी टूट गई थी डमी सैंड की बोरी से, और जेल प्रशासन घबरा गया था तब। लेकिन तीसरी फिर जब डमी ट्रायल की तो वो फाइनल हुआ और वो सही हुआ, तब उन्हें जान में जान आई। तो 9 फरवरी 2013, ये 20 मार्च 2020 है, करीब 7 साल और 1 महीना 11 दिन के बाद, 7 साल 1 महीना 11 दिन के बाद तिहाड़ में दूसरी फांसी होगी। आखिरी फांसी 2013 में हुई थी 9 फरवरी को अफजल गुरु की, तो अब ये दूसरी फांसी है। हालांकि इसी तिहाड़ जेल में जो 2 एक साथ फांसी हुई थी वो करीब 37 साल पहले हुई थी, रंगा बिल्ला की फांसी थी वो, और 37 साल पहले 31 जनवरी 1982, 31 जनवरी 1982 को ये फांसी रंगा बिल्ला की हुई थी। तो एक अजीब इत्तेफाक और है कि एक साथ 2 फांसी 1982 में रंगा बिल्ला की जो हुई थी वो जनवरी में हुई, उसके बाद 2013 में, मतलब 18 और 10 28 और 3 31 साल के बाद दूसरी फांसी जो हुई वो अफजल गुरु को ही 2013 में, वो फरवरी का महीना था। और अब अफजल गुरु के 7 साल के बाद इसी तिहाड़ जेल में तीसरी फांसी होने जा रही है और उसका महीना मार्च है। तो एक अजीब इत्तेफाक या संयोग है कि रंगा बिल्ला की फांसी तिहाड़ जेल में जनवरी में हुई, अफजल गुरु की फांसी फरवरी में हुई, और अब निर्भया के गुनहगारों की फांसी मार्च में होगी।
तो ये एक मंथ का सीक्वेंस बनता जा रहा है। तो अब फांसी का फंदा तैयार है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट की जेल के पास है। इन चारों को डेथ सेल में ले आया गया है, इनकी निगरानी हो रही है। कल शाम 4 बजे तक आखिरी जो जेल मैनुअल है उसके हिसाब से इनकी मुलाकात सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल जो हैं जेल नंबर 3 के, उनके पास अधिकार है कि वो अपने परिवार के जिन लोगों से मिलना चाहे वो उससे मिला सकते हैं। 3 लोग अब तक अपने परिवार से मिल चुके हैं, मुकेश, पवन और विनय। इकलौता अक्षय बचा है जो अभी तक जिसने ये फरमाइश या डिमांड नहीं की है कि मुझे किससे आखिरी बार मिलना है, मतलब उसकी आखिरी ख्वाहिश मिलने की। 3 की ख्वाहिश पूरी हो चुकी है, लेकिन जेल मैनुअल ये भी कहता है कि एक फांसी पे चढ़ने वाला शख्स अगर उस जेलर से ये कहे कि हालांकि 2 मुलाकात वीक में हो सकती है, लेकिन चूंकि वो मरने जा रहा है और जेलर को लगता है कि इसमें कोई गलत नहीं है, तो वो अपने अधिकार से उसको और इजाज़त दे सकता है। तो हो सकता है कल आखिरी दिन इनके परिवार वाले फिर से मिले आखिरी बार, और ये जेलर के हाथ में है। जेलर चाहें तो मना करते हैं, जेलर चाहें तो इजाज़त देते हैं, लेकिन जो हमारी खबर है उसके हिसाब से अगर ऐसी कोई रिक्वेस्ट आती है तो शायद मना नहीं करेंगे और आखिरी बार मिलने देंगे। लेकिन ये सारी मुलाकात का सिलसिला, ये सारी चीज़ें 4 बजे से पहले 4 के बाद इन चारों को फिर किसी शख्स से मिलने की इजाज़त नहीं है। जेल के अंदर भी सिर्फ वही लोग इनके आसपास हो सकते हैं जिनकी उस वक्त जेल के अंदर ड्यूटी है, और उस जेल की ड्यूटी के लिए भी लिस्ट बना ली गई है। टोटल 14 ऐसे लोग होंगे जो आखिरी वक्त के इनके गवाह होंगे, इनके साथ होंगे तिहाड़ जेल के सिक्योरिटी स्टाफ में। सेल में कौन कौन, जो तमिलनाडु स्पेशल पुलिस फोर्स के कौन कौन लोग हैं, उनकी ड्यूटी बाकायदा बनाई गई, उन्हें बाकी ड्यूटी से हटा दिया गया। उनका काम सिर्फ और सिर्फ मुकेश, पवन, अक्षय और विनय की निगरानी करनी है, और वो उस वक्त वहीं उनकी निगरानी कर रहे हैं। तो कल 4 बजे तक ये चाहें तो बाकी लोगों से मिल सकते हैं। इसके बाद जेल के गिने चुने जो स्टाफ हैं, सिक्योरिटी स्टाफ हैं या जो डॉक्टर हैं जो आएंगे, या मजिस्ट्रेट, अगर आखिरी वक्त तक 4 से पहले ये कुछ और अपना विल, कुछ वसीयत, कुछ लिखवाना, कुछ कहना चाहते हैं तो वो भी इनके पास इजाज़त होगी, लेकिन 4 बजे से पहले तो ये उनसे मिल सकते हैं। तो कुल मिलाकर अपने रिश्तेदार, डॉक्टर या जज, एसडीएम आमतौर पे जाते हैं वहाँ पे, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ये चारों अब इन्हीं का चेहरा देख सकते हैं। जेल के बाकी किसी कैदी से अब ये मिल नहीं सकते, इनको मुलाकात नहीं कराई जा सकती। जेल के बाहर या किसी और शख्स से अगर ये कहें तो भी इनसे मुलाकात नहीं कराई जा सकती। सिर्फ और सिर्फ ये अपने परिवार के लोगों से मिल सकते हैं, हाँ अपने वकील से भी मिल सकते हैं। लेकिन ये सारी मुलाकातों का सिलसिला 4 बजे तक ही है। उसके बाद कल 19 मार्च शाम 4 बजे के बाद ये चारों फिर तन्हा होंगे, और शायद अगर अपने वक्त पे फांसी होती है तो ये सिर्फ शाम 4 के बाद जो इनकी निगरानी में जो लोग होंगे उनका चेहरा देखेंगे, और उसके बाद ये और किसी का चेहरा नहीं देख पाएंगे। उसकी भी एक वजह आगे बताऊंगा। तो 4 से पहले ये जितने इंसानों से मिलने, मुलाकात कर सकें वो हो गया। 4 के बाद ये सिर्फ सामने इनके चेहरे जो होंगे, या तो जो सिक्योरिटी स्पेशल जो गार्ड इनका खड़ा होगा वहाँ पे इनके सभी के सेल के सामने, ये उनका चेहरा देखेंगे जो 2-2 घंटे में जिसकी ड्यूटी बदली जाएगी। या फिर ये जेलर का चेहरा देख सकते हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो जेलर हैं उनका चेहरा देख सकते हैं, या जो इनके पास डॉक्टर और साइकेट्रिस्ट आ रहा है उनका चेहरा देख सकते हैं। इसके अलावा ये किसी का चेहरा नहीं देख सकते। तो 4 के बाद ये एकांत में होंगे, और सबसे मुश्किल घड़ी एक जेल स्टाफ और जेल की सुरक्षा के लिए तब होती है जब फांसी देने में 24 घंटे से कम का वक्त बचता है, क्योंकि उस वक्त सबसे ज़्यादा ये लोग बेताब हो सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट है कि जैसे जैसे घड़ी नज़दीक आती है, जब दिन नहीं घंटे और मिनट गिनना शुरू कर देते हैं, तो उस वक्त जो उनकी दिमागी हालत होती है उसमें वो उनको कोई भी मौका मिले वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे वक्त में जेल स्टाफ को संभालना सबसे इनके लिए चुनौती का काम होता है कि वो कुछ वायलेंट ना हो जाए, अपने आप को नुकसान ना पहुंचाना शुरू कर दें, या कुछ ऐसी चीज़ ना करें, क्योंकि फिर जवाबदेही जेल प्रशासन की है। तो अपनी सारी ताकत जेल प्रशासन आज की रात और कल की आखिरी रात उसमें झोंकनी है, और कल 4 बजे के बाद जब इनकी मुलाकात नहीं होगी, इनको
वक्त पे जो जेल मैनुअल के हिसाब से है, शाम 7:30 बजे खाने के लिए पूछा जाएगा। आमतौर पे जो पिछले 2-3 दिनों से इनका बर्ताव व बिहेवियर है, उसमें उम्मीद नहीं है कि ये खाना वाना खाएंगे, क्योंकि जेल जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि अभी इनकी भूख वूख सब मर चुकी है और अब ये सिर्फ दिन और मिनट और घंटे बल्कि अब गिन रहे हैं। तो 7:30 के बाद इनको आराम से सोने के लिए इजाज़त है, ये सो सकते हैं। लेकिन ये भी है कि जेल मैनुअल कहता है कि जिस दिन फांसी होनी उनको उस दिन सुबह 4 बजे शार्प आपको 4 बजे के आसपास जाकर सेल में उठाना पड़ता है। और इनको उठाने के लिए कोई जो वहाँ का संतरी है या गार्ड है वो नहीं जाता है, बल्कि जेल का कोई सीनियर अफसर, जैसे डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल या फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल, जो जेलर हैं इस जेल नंबर 3 के, ये खुद जाएंगे अपने साथ सुरक्षा गार्ड के साथ और वो जाकर उठाते हैं। लेकिन पिछली कई जो फांसियाँ हुई हैं उनमें ये सामने आया कि जब ये लोग जाते हैं उठाने के लिए तो उनमें से कोई सोया नहीं मिलता है कि वो सो रहा हो और ये उठा रहे हों। वो पूरी रात जागता टहलता बेचैन ऐसे ही मिलता है, तो उठाने की नौबत नहीं आती। हाँ, जब उस बूट या जूते की आवाज़ इस सेल के करीब जैसे जैसे आती जाती है सुबह 4 बजे, और उन्हें पता होता है क्योंकि उन्हें पहले से ब्रीफ कर दिया जाता है कि आपको इतने बजे उठना है, इतने बजे, टाइम भी बता दिया जाता है, तो जब वो आवाज़ सुनाई देती है तब उनकी धड़कनें और उनकी घबराहट और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उनको लग जाता है कि अब हमारे पास सबसे कम वक्त है और वो पल, वो वक्त और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है, क्योंकि मौत से बचने के लिए सामने वाला कुछ भी कर सकता है। तो पूरी रात इनकी निगरानी होगी। 4 बजे के आसपास सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल और बाकी के जो लोग हैं जो जाते हैं वहाँ पे, टोटल 12 लोग वहाँ पे पहुँचेंगे इनके सेल में जब इनको उठाने के लिए जाना पड़ेगा, जिसमें 10 कांस्टेबल होते हैं और 2 हेड कांस्टेबल, और ये 12 के 12 हथियारबंद होते हैं, आर्म्स, इनके पास हथियार होता है। तो इन 12 लोगों के साथ एक कैदी की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 4 हैं तो 12 चौके 48 स्टाफ होगा जो परसों सुबह 4 बजे पवन, मुकेश, विनय और अक्षय के सेल, डेथ सेल के बाहर जाएगा। वहाँ जाने के बाद हालांकि ये उठा होगा फिर भी उठाया जाएगा, बताया जाएगा। इनके सामने फिर ऑफर दिया जाता है कि आप नहा धो लें, आपको अगर प्रार्थना अपने अपने धर्म के हिसाब से करना है तो आप कर लें। और इन्हें कपड़ा दिया जाता है नया, जो काले रंग का होता है। तो इन्हें 2 चीज़ें कही जाएंगी कि आप नहा लें, आपको नए कपड़े पहन लें, लेकिन इसके लिए फोर्स नहीं किया जाता कि अगर वो सामने वाला कहे कि मुझे नहीं नहाना है तो जेल स्टाफ फोर्स नहीं करेगा। हाँ, कपड़े बदलने के लिए ज़रूर कहा जाता है और कपड़े बदलवा दिए जाते हैं। और सुबह इनको ब्रेकफास्ट या नाश्ता के लिए नहीं पूछा जाता, क्योंकि जेल मैनुअल के हिसाब से कुछ चीज़ें बड़ी सख्त हैं, और वो ये है कि वहाँ पे ब्रेकफास्ट का जो टाइम है नाश्ते का, वो 5:30 बजे से पहले है ही नहीं, और यहाँ टाइम है 5:30 का और 4 बजे उठाना है। तो इनसे नाश्ते के लिए नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एक चाय के लिए पूछते हैं। जब जेलर या ये सारे लोग जाते हैं तो ये ज़रूर इतना तय कर देते हैं कि वहाँ तक चाय पहुँच सके, और उस चाय के लिए पहले से बोलना पड़ता है, क्योंकि जो डेथ सेल है वो बाकी के जेल नंबर 3 के जो बाकी सेल और बैरक हैं उससे बहुत दूर है, फांसी कोठी के नज़दीक है। वहाँ आम कोई स्टाफ, आम कैदी, सबकी मनाही होती है, तो उस चाय वाले को चाय लेकर बहुत दूर से आना पड़ता है, और इस बात का ख्याल रखना तो होता है कि उतनी देर में चाय ठंडी ना हो जाए, तो इसीलिए वो चाय का भी एक वक्त मुकर्रर होता है। तो इनसे सुबह 4 बजे उठने के बाद नहाने धोने के लिए कहा जाता है। नहाया तो ठीक, उसके बाद कई नए कपड़े दिए जाते हैं, और ये कपड़े नए होते हैं, ये नहीं कि पहले से पहने हुए होते हैं, बाकायदा काले रंग के इनको कपड़े दिए जाते हैं। फिर इनकी सेल में ही मैजिस्ट्रेट भी होता है और वो उनसे पूछता है कि तुम्हारी कोई आखिरी चीज़ जो तुम करना चाहो, कोई ऐसी चीज़ जो तुम्हारा वसीयत या कुछ, क्योंकि उस मैजिस्ट्रेट की एक कानूनी मान्यता होती है, अगर वो जो कहता है तो फिर वो एक तरह से, अगर वो जेलर से भी कुछ कहता है तो वो उसे भरोसा होता है कि हाँ ये जो भी मैं कर रहा हूँ ये कानूनन है। अगर मान लो किसी ज़मीन किसी का नाम करना, उस वक्त नहीं किया है ना, वक्त बदल गया, मिजाज बदल गया, तो मैजिस्ट्रेट के सामने उससे पूछा जाता है, जो भी होता है, अगर उसका कुछ विल या बाकी चीज़ें तो वो होती हैं, और वरना हालांकि उस वक्त ऐसे में कोई कुछ कहता नहीं है। फिर उसी डेथ सेल में बाकायदा जो
सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल हैं वो बताते हैं उसके डेथ वारंट को पढ़ाकर दोबारा कि ये जैसे ये बताएंगे कि ये पटियाला हाउस कोर्ट से फलाने जज ने ये डेथ वारंट तुम्हारे लिए फांसी की सज़ा दी और ये फांसी की सज़ा तुम्हें और मौत की तारीख ये दी, वक्त ये दिया, दिन ये बताया और ये इसलिए बताया क्योंकि तुमने ये जुर्म किया था और इसीलिए तुम्हें हम ये सज़ा दे रहे हैं। तो बाकायदा उसे पढ़कर बताया जाता है। आमतौर पे जजमेंट इंग्लिश में होता है, लेकिन जो जेलर होते हैं वो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके उसको, अगर उसको अंग्रेज़ी नहीं आती है तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताते हैं। इसके बाद ये सारी कवायद हो जाती है, बार बार सभी की नज़र घड़ी की तरफ होती है। एक बात का ज़रूर ख्याल रखा जाता है कि जब उसको उठाने जाया जाता है तो उसके सेल से उसके दोनों हाथ को बाहर निकालने के लिए कहा जाता है। पहले जो ग्रिल लगी होती है और ताला होता है बाहर, तो उससे पहले कहा जाता है कि आप दोनों हाथ अपने बाहर कीजिए। जब वो दोनों हाथ बाहर करता है तो उसके दोनों हाथ को जोड़कर और यूं उसके हाथ में हथकड़ी डाल दी जाती है। ग्रिल की गैप इतना होता है कि फिर वो उस हथकड़ी बंधे हुए हाथ को वापस अपने अंदर ले सकता है। तो जब हथकड़ी लग जाती है तब फिर एक शख्स दरवाज़ा खोलता है और फिर अंदर जाता है। उसके बाद जेलर और ये सारे लोग जाते हैं। तो ये सारी बातचीत के बाद घड़ी की तरफ नज़र होती है। नज़र होने के बाद अब लगता है कि वक्त आ गया है। अगर 5:30 का वक्त है तो सेल से फांसी कोठी के तख्ते तक ले जाने के लिए इनको कायदे से जो दूरी है 5:15 या 20 मिनट के आसपास इनको सेल से बाहर निकाला जाएगा। मतलब 4 बजे ये पहुँचेंगे, उसका तो अगला 1-1.25 घंटा उनके नहाने या कपड़े बदलने या जो बातचीत है, चाय अगर पीनी है तो चाय। जैसे अफजल गुरु का आपको बताया था कि अफजल गुरु से जब बात हुई थी तो अफजल गुरु ने चाय पी और फिर गाना गाना शुरू किया और थोड़ी देर के बाद फिर उससे पूछा गया कि और कुछ, तो अफजल गुरु ने कहा था कि 1 कप और चाय मिल जाती। तो जेलर ने कहा था तब कि सॉरी, चूँकि वो जो चाय देने वाला था वो अब जा चुका है और इस तरफ आना अब उसके लिए मुमकिन नहीं है और वो बहुत दूर है और वक्त जो है ब्लैक वारंट के हिसाब से आपका वो नज़दीक आ गया है। तो अफजल गुरु को आखिरी बार उसके ख्वाहिश के हिसाब से चाय नहीं मिल पाई थी क्योंकि वो लड़का जा चुका था। तो टाइम का इसलिए ख्याल रखते हैं क्योंकि जो टाइम है वो टाइम बहुत ज़रूरी है। उस टाइम पे ही आपको फंदा कसना और फांसी देना, क्योंकि ये कोर्ट का ऑर्डर है और अगर उस टाइम पे आपने नहीं किया तो ये कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। अब मानना है कि आपने कोर्ट की बात को नहीं मानी। तो 5:30 के हिसाब से 5:15 बिना रिस्क लिए हुए, उससे पहले इनके हाथों में तो हथकड़ी यही है। सेल से बाहर निकालने से पहले इनके दोनों पैरों में भी बेड़ियां बांध दी जाती हैं ताकि एक तो ये अटैक ना कर सकें, दूसरा ये इधर उधर भागने की कोशिश ना कर सकें। और फिर जो 12 स्टाफ होता है हथियारबंद, उसमें से 4 दाएं और बाएं, 2 आगे और 2 पीछे, ये इनके साथ चलना शुरू करते हैं। जो 4 दाएं और बाएं होते हैं वो बाकायदा हाथ पकड़े होते हैं, जिस हाथ में ऑलरेडी हथकड़ियाँ हैं और पैरों में बेड़ियाँ हैं। कई बार ऐसा होता है कि उस फांसी कोठी से निकलकर फांसी के तख्ते तक पहुंचने में वो कुछ कदम चला भी नहीं जाता है, दहशत से पैर कांपते और लड़खड़ाते हैं। तो ऐसी सूरत में ये जो गार्ड होते हैं ये बाकायदा इनके दोनों हाथ और इनके कंधे से उठाकर एक तरह से दोनों तरफ से पकड़कर और यूँ झुलाते हुए लेके जाते हैं, क्योंकि उससे चला नहीं जा रहा होता, पैर कांप रहे होते हैं। ये ऐसे कई केस में हुए। तो फिर इन 12 सुरक्षा गार्ड की निगरानी में इनको सेल से निकालकर फांसी के तख्ते तक ले जाया जाता है। लेकिन सेल से निकालते ही एक काम और किया जाता है कि इन सभी के चेहरे को ढक दिया जाता है काले कपड़े से। और उसकी वजह यह है कि सेल से लेकर फांसी कोठी तक जाने के दौरान ये ना देख सकें कि यहाँ पे क्या क्या तैयारियां चल रही हैं, कौन कौन लोग हैं। तो चेहरा ढका होता है, 4 गार्ड दाएं, 4 गार्ड बाएं, 2 आगे 2 पीछे। और वो अगर खुद से चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको लगभग कंधे से उठाकर फांसी तय के तख्ते तक लाया जाता है। चेहरा पहले से ही ढका है। फांसी के तख्ते पर लाने के बाद वहाँ पे ऑलरेडी, चूँकि इस सेल के अंदर जेलर और डिप्टी सुपरिटेंडेंट हो सकते हैं, या बहुत ज़रूरत पड़ी तो एक जो मजिस्ट्रेट है वो हो सकता है अगर उनकी ज़रूरत हो। अगर नहीं है ज़रूरत तो फिर यही होंगे और स्टाफ होंगे। लेकिन जब ये वहाँ पहुँचते हैं फांसी के तख्ते तक, तो वहाँ इनसे पहले ही ऑलरेडी कुछ और लोग मौजूद होते हैं। उनमें एक डॉक्टर होता है, एक स्वीपर होता है और जल्लाद तो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि उनके आने से पहले वो ठोक पीट के सब देख रहा होता है। तो ये पहले से वहाँ होते हैं। और उसके आने से पहले आखिरी बार जैसे पवन जल्लाद है, जो तिहाड़ का फांसी का तख्ता है, तिहाड़ के जेल नंबर 3 में,
उस तख्ते की जो लंबाई है वो करीब 10 से 12 फीट है, ओपन है, और उस तख्ते के नीचे ही कुआं है जिसकी गहराई करीब 15 फीट है, और उस तख्ते के ऊपर सेम ऊपर लोहे के रॉड है। तो अब तक तिहाड़ में 2 फांसी तो एक साथ हुई थी, रंगा और बिल्ला की, और उससे पहले एक बार और 1-2 लोगों की फांसी हुई थी तिहाड़ में, लेकिन ये पहला मौका होगा जब 4 फांसी होगी। तो उस लोहे के रॉड के ऊपर तख्ते का जहाँ से बीच का डिवाइडर है, जो लीवर खींचते ही खुलता है, उस डिवाइडर को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। उस डिवाइडर के एक तरफ एक साथ 2 होंगे और एक तरफ एक साथ 2 होंगे, यानी कि उस तख्ते के 2 पल्ले हैं, 2 दरवाजे मान लीजिए आप। तो एक दरवाजे पे 2 खड़े होंगे, एक दरवाजे पे 2 खड़े होंगे, और जब लीवर खींचेगा तो वो दरवाज़ा यूं नीचे जाएगा, तो ये गैप आ जाएगा और वो चारों नीचे। तो वहाँ पे जो इस बार इंतज़ाम किया गया है, अभी तक जो मेरी खबर है वो यही है। हालांकि इसमें एक चीज़ का और भी ख्याल रखा गया है कि अगर एंड टाइम पे उन्हें लगे कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि डमी ट्रायल में और रियल ट्रायल में कई बार फ़र्क हो जाता है, तो ये भी मुमकिन है कि एक साथ 2-2 करके फांसी दे दें। हालांकि उसकी गुंजाइश कम है, लेकिन यहाँ पे कोर्ट कुछ नहीं कह सकता, इसलिए कि ये तकनीकी चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं, कि ऐसा 4 पॉसिबल नहीं था, कुछ चीज़ें हो सकती थी। तो आपको 2 देने में यह है कि एक साथ एक का खींचा और उसके अगले कुछ मिनट के अंदर आपने दूसरा खींच दिया। तो यहाँ पे आपके जो टाइम है, अगर 5:30 दिया है तो 5:32-33 में भी कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होगा, क्योंकि आपके पास वैलिड रीज़न है। लेकिन जो मेरी खबर है वो ये है कि शायद चारों को एक साथ 2-2, जो बीच का डिवाइडर है एक तरफ 2 रखेंगे, एक तरफ 2 रखेंगे। ऊपर लोहे का रॉड है, एक साथ चारों फंदे ऊपर टंगे होंगे। फंदा पहले से बना हुआ है, पवन जल्लाद ऑलरेडी उसको टाइट करके सब कुछ करके देख चुके हैं। इन चारों को एक एक कर तख्ते पर लाया जाएगा। सेल से जो निकाला जाएगा वो पहले से लिस्ट बना ली गई है कि पहला कौन होगा, दूसरा कौन होगा, तीसरा कौन होगा, चौथा कौन होगा। तो सपोज अगर पहले मुकेश को निकाला तो पहले मुकेश को तख्ते तक ले जाएंगे, मुकेश को तख्ते पर ले जाने के बाद फिर दूसरे को ले जाएंगे, पवन को ले जाएंगे, फिर तीसरा अक्षय को ले जाएंगे, चौथा विनय को ले जाएंगे, जो भी उनका सीक्वेंस होगा। ले जाने के बाद जब चारों एक साथ तख्त पे आ जाएंगे तब फांसी का फंदा कसने की कवायद शुरू होगी। इसके लिए वहाँ पे पहले तो एक के उनके दोनों पैर बंद हैं, हथकड़ियाँ जो हैं, अब जो कोठी से इनको बाहर निकाल के लाते हैं तो अब तक सामने की तरफ होती है, लेकिन जब कोठी से फांसी के तख्ते तक ले आते हैं तो उस हथकड़ी को खोल के दोनों हाथ पीछे की तरफ कर देते हैं। तो फांसी के तख्ते पे इन चारों के हाथ फिर पीछे की तरफ बंधे होंगे और दोनों पैर भी, और उसमें रस्सियाँ वस्सियाँ जकड़ दी जाएंगी ताकि वो जब फांसी हो तो खोलने और बाकी चीज़ें जो है पटकने की कोशिश ना करें। तो जब तख्ते पे खड़े हो गए उसके बाद पहला काम ये होता है कि इन चारों के पैरों की रस्सी को देखना, और जल्लाद खुद चेक करता है और ज़रूरत पड़ी तो वो फिर रस्सी बांधता है या देखता है। तो हमेशा अगर वो रस्सी बांधेगा तो दाहिने या बाईं तरफ से, आगे या पीछे से नहीं, क्योंकि उसमें पैर मारने का खतरा है, तो राइट या लेफ्ट में ही उसके रहेगा तब करेगा। रस्सी बांधने के बाद वहाँ पे जो लोग हैं अब वो सब खड़े हैं तख्ते पे। उसके बाद जल्लाद जो है वो गले में फंदा डाल देगा, फंदा टाइट हो जाएगा, हर फंदे की 3 गांठ होगी। उसके बाद अब जब जल्लाद की तरफ से सारी चीज़ें हो जाएंगी तब जल्लाद जेलर को इशारा करता है कि मेरा काम हो गया, अब मैं लीवर पे जा रहा हूँ। अब यहाँ पे 2 लीवर का इस्तेमाल हो रहा है, जो अभी तक तिहाड़ ने सारी चीज़ें की हैं। इन चारों की फांसी के लिए आमतौर पे एक लीवर खींचने से ही काम होता है, पर यहाँ पे ये है कि थोड़ा वेट और तख्ते का वो सारी चीज़ें, तो दोनों लीवर लेकिन एक साथ हैं और दोनों लीवर को एक ही आदमी खींच सकता है और वो पवन जल्लाद ही खींच सकता है। तो एक साथ दोनों लीवर को खींचने का भी है। तो इन चारों के पैर बंधने के बाद, गले में फंदा कसने के बाद वहाँ पे खामोशी होगी, कोई किसी से बात नहीं करता। अब जेलर सामने होता है और जेलर को ही जो रिपोर्ट करना होता है जल्लाद को, वो सिर्फ जेलर को, जेलर की आंखों में देखकर। तो वहाँ पे जेलर मौजूद होंगे, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ जेलर मौजूद होंगे 2 लोग, एक डॉक्टर मौजूद होगा 3, एक जज होंगे 4, 14 ये जो 12 जो गार्ड हैं सारे, तो ये हो गए। इसके अलावा एक स्वीपर और एक जल्लाद, ये इस फांसी के गवाह होंगे। तो सारी तैयारी होने के बाद अब जल्लाद वहाँ से तख्ते से हटेगा और तख्ते के साइड में ही, राइट या लेफ्ट साइड में, यहाँ पे जो तख्ते में तिहाड़ के वो शायद लेफ्ट साइड में लीवर है, तो लेफ्ट साइड में वो जाकर लीवर के पास खड़ा हो जाएगा। उसके बाद वो जेलर की तरफ देखेगा। जेलर इस दौरान में
इशारे के लिए आमतौर पे परंपरा यही है, ये कोई कानून नहीं है लेकिन एक परंपरा है कि कैसे इशारा, चूँकि आप बोल के नहीं कर सकते। उसकी वजह है कि इसके पीछे और भी मैंने पूछा कि जैसे कई बार होता है कि जेलर सामने खड़ा हुआ, सब कुछ तैयार है, तो जल्लाद पूछे कि खींचूं, या जेलर बोले कि लीवर खींच दो, तो बोलते क्यों नहीं है। तो उसमें ये हुआ कि एक तो वैसे ही वो सारे घबराए हुए हैं जिनको फांसी पे चढ़नी है, चेहरा ढका हुआ है, उन्हें कुछ पता नहीं उनके दाएं बाएं क्या हो रहा है, तो उन्हें ये पता नहीं चलना चाहिए कि कब लीवर खिंच रहा है और कब क्या हो रहा है। तो उससे क्या होगा कि सिचुएशन थोड़ा सा और बुरा ना हो। तो इसीलिए और ख्याल भी रखा जाता है कि क्या डराओ और मरने से पहले। तो ये होता है कि जेलर अपने हाथ में एक रुमाल पकड़ लेता है, और पहले ये था कि रुमाल को ऐसे गिराता है तो नहीं, वो रुमाल को बिल्कुल नीचे ही छोड़ देता है, मतलब हाथ में रुमाल है। जल्लाद अब पहुंच चुका है लीवर के पास, जल्लाद को भी पता है, घड़ी देख रहा है। मैजिस्ट्रेट पहले इशारा करते हैं क्योंकि मैजिस्ट्रेट को पालन कराना होता है उस डेथ वारंट के टाइम पे, तो मैजिस्ट्रेट घड़ी देखते हैं। मैजिस्ट्रेट के बराबर में जेलर होता है, वो जेलर को इशारा करते हैं जैसी समय होता है। जेलर जो है वो रुमाल लेकर खड़ा होता है, करीब 1-2 मिनट पहले ही रुमाल पकड़ लेता है। इसके बाद अब जेलर और जल्लाद इन दोनों की नज़रें एक दूसरे को देख रही होती हैं। जैसे ही कांटा 5:30 पे जाएगा, बाकायदा एक चीज़ और है कि हम लोग जैसे घड़ी पहनते हैं और कई बार होता है घड़ी 1-2 मिनट आगे पीछे है, टाइम कई बार एडजस्ट नहीं किया हूँ। फांसी के दिन जब फांसी दी जानी हो तो जो वक्त होता है उसमें एक साथ सारे लोग मिलकर घड़ी का टाइम मिलाते हैं, जिसमें वो जो मैजिस्ट्रेट भी होते हैं, जिसमें डॉक्टर भी होता है, जिसमें जेलर भी होता है। इन सारे लोगों की बहुत, जैसे आप फिल्मों में देखते हैं कई बार किसी एक्शन पे आप जा रहे हैं या कोई उस पर मिशन पे जा रहे हैं तो सब टाइमिंग एक करते हैं, तो यहाँ पे भी वही होता था कि किसी का ऊपर नीचे टाइम ना हो, तो सभी की घड़ी में एक ही वक्त होता है। तो अब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसके बाद अब आखिर में सिर्फ जेलर और जल्लाद एक दूसरे की तरफ नज़रों से देखते रहते हैं। जैसे ही जेलर के हाथ से रुमाल गिरता है, जल्लाद का हाथ दोनों लीवर पर है, उसी पल वो लीवर खींच लेता है। जैसे ही लीवर खींचता है तख्ता हट जाता है, उसके बाद ये चारों उसी हिसाब से नीचे झूल जाएंगे। नीचे करीब 15 फीट गहरा गड्ढा है, कुआं है, क्योंकि झूलने के लिए ज़मीन पैरों के नीचे ज़्यादा चाहिए। आमतौर पे जो बताया गया है वो ये है कि 2 से 3 मिनट बहुत होता है दम निकलने के लिए। और जब लीवर खींचते हैं तो जेलर और जल्लाद दोनों एक दुआ मांगते हैं, वो ये कि इसकी गर्दन की हड्डी टूट जाए इस फंदे के झूलने से, तो उससे क्या होता है कि मौत कम तकलीफ दे होती है और मौत जल्दी होती है। अगर हड्डी नहीं टूटी, वो लटका रहा, तो कई बार सांस बहुत देर बाद निकलती है। जैसे आपको एक बार बताया था मैंने कि रंगा बिल्ला में से जो रंगा था वो बहुत कमज़ोर था, पतला दुबला था, तो काफ़ी देर के बाद, आधे घंटे बाद जब डॉक्टर ने उसको चेक किया तब भी उसका शरीर गर्म था और सांसें चल रही थी, तो उसकी सांस अटक गई थी। फिर बाद में उसके दोनों पैर नीचे वेल में उतर कर खींचना पड़ा, तब उसकी सांसें निकली। तो जल्लाद और जेलर इन सब की यही दुआ होती है कि जब फांसी का लीवर खींचे, पैर नीचे झूले, तो फंदे से गले की हड्डी गर्दन की टूट जाए, उससे मौत बहुत जल्दी होगी और कम तकलीफ दे होगी। हड्डी टूटते ही फ़ौरन मौत होती है, तो मरने वाले को भी बहुत ज़्यादा तक एहसास नहीं होता। लेकिन अगर नहीं टूटी तो फिर वो घुट घुट कर उसकी सांसें निकलती हैं, दम निकलता है, वो ज़्यादा तकलीफ दे होता है। उसके बाद आधे घंटे तक करीब ये छोड़ दिया जाता है। आधे घंटे के बाद सबसे पहले डॉक्टर साहब ऊपर जाते हैं। हालांकि वेल के नीचे भी जाने का एक रास्ता होता है जहाँ पे ये लटक रहे होते हैं। उसके बाद उनकी नब्स और धड़कनें देखते हैं, इस बार 4 की देखनी पड़ेगी, और फिर डॉक्टर डिक्लेयर करते हैं कि इनकी जान जा चुकी है। उसके बाद वहीं पे फिर डॉक्टर उसकी डेथ सर्टिफिकेट तैयार करते हैं, मजिस्ट्रेट बाकी की चीज़ें करते हैं, वो सब लिखते हैं कि मेरी निगरानी में सब कुछ हुआ है, और फांसी का प्रोसेस खत्म होता है। लेकिन इस पूरी फांसी के दौरान 4 बजे से लेकर सुबह 5:30 बजे फांसी हुई, उसके बाद लाश करीब 1 घंटे बाद निकालेंगे। इस बार इन चारों के पोस्टमार्टम भी होंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है 2014 की। तो दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल से बाकायदा तिहाड़ ने लेटर लिखा और कहा है कि हमें 20 मार्च की सुबह करीब 8 बजे तक 4 लोगों के पोस्टमार्टम की सुविधा दी जाए। तो अब ये अभी तय नहीं है कि इन चारों का पोस्टमार्टम दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में जाकर किया जाएगा या तिहाड़ में ही पॉसिबल है, वहाँ पे लाके किया जा सकता है। ये फैसला तो हो चुका है, लेकिन इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं मिली अभी। तो पोस्टमार्टम के बाद इन चारों का तिहाड़ जेल प्रशासन का कहना है कि इनकी जो बॉडी है उनके घर वालों को सौंप दी जाएगी। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के दौरान 20 मार्च की सुबह तिहाड़ जेल में एक तरह से अघोषित कर्फ्यू लगा होगा।
किसी भी कैदी को बैरक या सेल से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होगी जेल नंबर 3 में कहीं भी। वो इसलिए कि ये फांसी हो रही है और सारे कैदियों को भी पता है। एक बार जब फांसी की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद ये कर्फ्यू एक तरह से हटा दिया जाएगा, फिर कैदियों के सेल खोले जाएंगे, बैरक खोले जाएंगे, फिर उस हिसाब से उनके नाश्ते का टाइम होगा और बाकी जो उनका रोज़मर्रा का काम है या रूटीन है वो होगा। लेकिन जब तक फांसी नहीं हो जाती तिहाड़ का कोई भी कैदी अपने सेल या बैरक से बाहर नहीं आएगा, ये तय है। तो ये है पूरी कहानी किस तरीके से फांसी होगी, और मुझे लगता है कि शायद मैंने बहुत डिटेल में आपको बताई है। और बाकी जो चीज़ें हैं, कल चूँकि गहमा गहमी का दिन है, कल हम लोगों का ये है कि रात से ही तिहाड़ जेल पे होंगे और शायद पूरी रात आज तक पे लाइव रहेगा, तो वहाँ आपसे मुलाकात होगी। सुबह चूँकि 5:30, अब वैसे अच्छा भी है क्योंकि 5:30 बजे फांसी है, इसका मतलब है कि आप 3 बजे उठें, फिर 4 बजे तिहाड़ पहुँचे, न नींद पूरी होगी न चैन पूरा होगा। तो उससे अच्छा है कि आप रात भर जागते ही रहें और लाइव ही करते रहें, तो ज़्यादा आप एनर्जेटिक भी रहेंगे, काम भी अच्छा होगा। तो हमारी जो पूरी क्राइम टीम है वो कल तिहाड़ जेल के बाहर होगी और तिहाड़ से ही हमारा पूरा लाइव है 11 बजे से सुबह तक, करीब मान के चल रहा हूँ 10 बजे तक तो रहूँगा ही वहाँ। तो कल तिहाड़ से रहूँगा और वहाँ से कोशिश करूँगा कि अपनी क्राइम तक फैमिली के लिए भी जो जानकारी है वो आप तक लाइव पहुँचाता रहूँ, वहाँ से सारे अपडेट्स दूँ। और दिन भर भी कल जो भी निर्भया से जुड़ा हुआ केस, फांसी से जुड़ी हुई चीज़ें लगातार कल आपको अपडेट मिलती रहेंगी, लगातार आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। मैंने बनर्जी और लोकेंद्र से भी कहा है कि वो इस बारे में लगातार हर जो चीज़ें आए वो टाइम ना देखें, जब जो चीज़ आए आकर लाइव भी आ जाएं और आप तक पहुंचाएं, क्योंकि इस खबर पे हर एक की नज़र होगी। तो इससे जुड़ी हुई जितनी जानकारी आपको कल भी मिलेगी, परसों भी मिलेगी, और परसों कोशिश ये भी होगी कि तिहाड़ में जो पूरी फांसी हुई उसके अंदर कहानी, इनसाइड स्टोरी, जो बाकी चीज़ें हैं वो आप तक जो जैसे जैसे हुआ वो भी आपको पहुंचाऊं। तो कल और परसों 2 दिन बहुत गहमा गहमी है इस फांसी को लेकर, और मैं चाहता हूं कि इससे जुड़ी हुई हर छोटी से छोटी जानकारी आप तक ज़रूर पहुंचे, ये मैं इंश्योर करूंगा। तो आज इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। और आखिरी चीज़ कि आज कहानी लाइव नहीं थी, रिकॉर्डेड है, क्योंकि भी बहुत सारी तैयारी करनी है मुझे आज तक, फिर इंडिया टुडे पे भी इस पर लाइव होना है, बहुत सारी चीज़ें होनी है, फिर बाकी भी और प्लानिंग और सारी चीज़ें करनी है। तो थोड़ा इधर भी वक्त दे दूँ और आज थोड़ा सो जाऊँ ताकि कल पूरी रात जो है रात जगा रहेगा, सोने का मौका मिलना नहीं है, तो थोड़ा फ्रेश रहूँगा। तो इसलिए मैंने कहा कि आज रिकॉर्ड कर लेता हूँ और एक दिन पूरा आपसे 1-2 घंटा, बल्कि आप कहेंगे तो 2 घंटा बैठा रहूँगा सिर्फ आपके साथ सवाल जवाब ही, इस पूरे निर्भया फांसी एक बार हो जाए, फिर वादा है आपके साथ ये करता हूँ और सवाल जवाब भी करते हैं सिर्फ। तो अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे रहिएगा, कल आपसे मुलाकात होगी फिर। थैंक यू वेरी मच।